जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। वह है रिसेंटली जो है भारत जो है होस्ट कह सकते हैं कि होस्ट नेशन था, जो कि सेंट्रल एशिया मीट के समिट को जो है अध्यक्षता किया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ऐसे तो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, बट जितने भी फॉरेन रिलेशन वगैरह होते हैं ना उसमें उसकी अध्यक्षता वगैरह प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो सेंट्रल एशिया मीट, इसके सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि भारत के लिए यह कितना इम्पोर्टेंट है, और कह सकते हैं ये जो सेंट्रल एशिया के जो है चुनिंदा देश हैं, किस प्रकार से ये यूरोपियन नेशन से हमारे कनेक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए, या फिर जियो स्ट्रैटेजिक रिलेशन, चाहे रसिया हो या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज हों, इन तमाम जो है देशों से किस प्रकार से जो है एक प्रकार से भारत को एक अपना वहाँ फुटप्रिंट डेवलप करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हॉस्टेड बाय पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होस्ट किए गए हैं। और बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे, मुख्यतः कौन कौन कंट्री थे उसके प्रेसिडेंट, पहले था कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है ताजिकिस्तान और चौथा है तुर्कमेनिस्तान, पांचवा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये ऐसे 5 कंट्री थे, और साथ साथ इंडिया, क्योंकि इंडिया के साथ उनका जो है मीट हो रहा था, तो इंडिया तो खैर इसमें होस्ट कंट्री ही है। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंट्री मिलेंगे जो कि रसिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद उसका ओरिजिन होता है, लेकिन यह सेंट्रल एशिया में है। और हमारा और सेंट्रल इन 5 नेशन का डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी कह सकते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली लैंड बॉर्डर हम उसके साथ शेयर नहीं करते, बट स्टिल कह सकते हैं एक एक्सटेंडेड नेबरहुड जो होता है ना, जो भारत की पॉलिसी है कि जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है उससे भी हमारे रिलेशंस अच्छे रहें, ताकि हम जियोग्राफिकली, स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हम अपने आप को एक कह सकते हैं ना कि हम अपने आइडिया को जो है स्प्रेड कर सके, और साथ साथ ठीक है चाहे पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, ट्रेड, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे कह सकते हैं जो कह सकते हैं कि चाहे आप देखोगे तो पूरे के पूरे सेंट्रल एशियन कंट्री, भले ही दे वेर मोस्टली इस्लामिक कंट्री, बट वहाँ उतना फंडामेंटलिज्म नहीं है। बहुत सारे थोड़े बहुत लिबरल और डेमोक्रेटिक भी ये लोग देश गिने जाते हैं एज कम्पेयर टू जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान वगैरह। ठीक है, और साथ साथ टेररिज्म से डील करने के लिए, सिक्योरिटी से डील करने के लिए, ठीक है, और पूरे के पूरे जब से जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है कह सकते हैं अफगानिस्तान से अपने फोर्स को विड्रॉ किया है, तब से हमारा जो है संबंध और जितने भी सेंट्रल एशिया हैं एक रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं कि रिलेशंस को हम इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर में कोई ऐसी ट्रेजेडी, कोई ऐसी आपदा और टेररिज्म से हम डील कर सकें, और साथ साथ पीस एंड स्टैब्लिश कह सकते हैं स्टेबिलिटी को हम इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया का इतना इंपॉर्टेंस है, और ये 30 ईयर का हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोनों या फिर इन तमाम सेंट्रल एशियन नेशन के साथ। 30 साल का कह सकते हैं कि इस जो है संबंधों में एक कह सकते हैं कि एक नया जो है डिक्लेरेशन अभी इस समिट के माध्यम से वो डिक्लेयर किया गया है, वो है दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, मुख्यतः होता यही है कि जो देश होस्ट करता है ना कोई समिट वगैरह, तो अभी तो खैर ऑनलाइन सारी चीज़ चल रहे हैं, बट मुख्यतः होता यह है कि जिस देश के जैसे भारत अगर कहीं कोई जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जैसे अभी कोई भी मल्टी लेवल कह सकते हैं कि डेलीगेशन जब भारत आते हैं, जब पहले आते थे, जब इनफॉर्मल मीटिंग होती थी, तो जिस प्लेस पे जो है जिस ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी समिट होता था उसके नाम से कोई डिक्लेयर, जैसे आप रियो कह सकते हैं ना, रियो जेनेरियो में कह सकते हैं कि वहाँ जो है बहुत सारे ऐसे जो है समिट यूनाइटेड नेशन के होते हैं। फिर स्विट्ज़रलैंड में, फिर फ्रांस के पेरिस में, जैसे पेरिस जलवायु समझाया था, तो ठीक उसी प्रकार जो है दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जो है हमारा जो है सेंट्रल एशिया मीट समिट को जो है एक प्रकार से नाम दिया गया, जो एक आउटकम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया कि लैंड लॉक कंट्री है और कनेक्टिविटी इसकी डायरेक्ट सी से नहीं है,
लैंडलॉक कंट्री का कहने का मतलब है कि उसका कोई भी एक भूभाग समुद्र से या फिर समुद्री यात्रा से ना जुड़ा हो। जैसे देखो भूटान है, आपका नेपाल है, ठीक है। तो ये सब जो है भारत के कोलकाता पोर्ट के थ्रू जो है उनका पूरी के पूरे गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, ठीक है। तो यही है लैंडलॉक कंट्री। जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्री हैं वो डायरेक्ट सी रूट से इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये अदर नेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, ये अपने जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो यही है लैंडलॉक कंट्री है। और इसके साथ साथ जो है लैक ऑफ कनेक्टिविटी, और भारत और कह सकते हैं क्योंकि एक्सटेंडेड नेबर है हमारे, जो है पहले इधर पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आता है, चाइना आता है, तो हम जो है कह सकते हैं डायरेक्ट हमारी कनेक्टिविटी भी उनसे नहीं है। मतलब हमारी जो है लैंड जो का बाउंड्री है वो हम उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित नहीं होता है। तो हम इंडिपेंडेंट रहते हैं पाकिस्तान या अफगानिस्तान से, या फिर चाबहार पोर्ट होते हुए ईरान से हम सेंट्रल एशिया प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो एक प्लान बनाया गया है इस दिल्ली डिक्लेरेशन में कि सेंट्रल एशिया सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेंट्रल एशिया सेंटर न्यू दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। आगे कुछ अनाउंस किया गया है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान पे और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पे, क्योंकि अफगानिस्तान जो है सेंट्रल एशिया के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उस पूरे के पूरे रीजन में बहुत जरूरी है कि सेंट्रल एशिया के साथ और भारत के साथ संबंध अच्छे हों। और जो कह सकते हैं कि शांति बहाली में, शांति की स्थापना में भी कह सकते हैं भारत और सेंट्रल एशिया मिलकर जो है सहयोग करे, ठीक है। तो अफगानिस्तान पे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया और साथ साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी कहा है कि अगर भारत और चाबहार पोर्ट, ठीक है, जैसे डेवलप्ड कर रहा है, फाइनेंशियल कह सकते हैं सपोर्ट और असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहा है वहाँ, ठीक है, चाबहार पोर्ट में, तो किस प्रकार से भारत और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, चाबहार पोर्ट के थ्रू। और इसके माध्यम से साथ साथ जो है हमारा जो रिच जो है यूरोपियन यूनियन, वेस्टर्न कंट्रीज कह सकते हैं, या फिर रसिया भी कह सकते हैं, यहाँ तक हम एसेसिबल हो जाएंगे। हम अपने प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए और ग्रोथ के लिए। स्टार्ट क्लियर। नाउ कुछ एक हाईलाइट है, एक देखो बहुत पहले जो है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है हमारे भारत के उस वक्त हमको याद है न्यूज़ में, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति उस वक्त हुए थे डॉक्टर हामिद अंसारी, वो गए थे वहाँ। तो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है ना, मतलब गैस पाइपलाइन मतलब गैस के पाइप के थ्रू गैस का ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल भाषा में। तो उसी परियोजना को तापी परियोजना कहा जाता है, ठीक है, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक है, जो कि रन करेगा तुर्कमेनिस्तान, जो कि एक सेंट्रल एशिया कंट्री है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाक और इंडिया, पाकिस्तान से होते हुए फिर इंडिया में। लेकिन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और कह सकते हैं कि मतलब अभी उपद्रव चल रहा है अफगानिस्तान में, और भारत का कॉन्फ्लिक्ट है भारत के साथ, तो ये प्रोजेक्ट को किस प्रकार से पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सही रूप से सही समय पे इसे कंप्लीट किया जाए, इसका कंप्लीशन किया जाए, ये अपने आप में बहुत ही मेजर इशू है। और सबसे बड़ा हडल है पाकिस्तान का जो है रवैया, वो अफगानिस्तान में भी कह सकते हैं खेला कर दिया, और भारत में भी कह सकते हैं कि उसके अच्छे संबंध नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट पे भी ध्यान अग्रसर करने की जरूरत है। साथ साथ देखिए सेंट्रल एशिया का कितना सिग्निफिकेंस है कि जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रैटेजिकली पोजीशन है SS2 यू एंड एशियन अदर एशियन कंट्री, यूनाइटेड कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन, अगर सेंट्रल एशिया से आपके पोजीशन में अगर देखोगे तो पूरे के पूरे एशिया के मध्य में है, इसलिए सेंट्रल एशिया कहा जाता है। और अगर हमारी कनेक्टिविटी, ठीक है, चाबहार पोर्ट से अच्छे से हो जाए, मतलब अगर इन फ्यूचर, तो यूरोपियन नेशन और फिर हम रसिया वगैरह में बहुत सारे जो हैं ऐसे हम अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को उस रूट के थ्रू जो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के लिए जो है सेंट्रल एशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ है रिच इन रिसोर्सेस। दीज कंट्री, दी सेंट्रल एशियन कंट्री आर रिच इन रिसोर्सेस। कौन कौन सा है रिसोर्सेज है, तो क्रूड ऑयल है, ठीक है, गैस है, फिर गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं। तो इसके माइनिंग को लेकर, इसको कह सकते हैं एक्सप्लोरेशन के लेकर, फिर इसको कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका यूज होता है। जैसे हम बहुत सारा ऑयल डिपेंडेंट जो हमारा है अरब कंट्री पे रहता है, तो बहुत सारे हम सेंट्रल एशिया में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये तापी गैस पाइपलाइन, ठीक है, अगर तापी गैस पाइपलाइन जो है सक्सेसफुल हो जाए तो हमारी बहुत सारी गैस की कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सकती है। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, बट ऐसा माना जाता है कि ये लोग ये जो रीजन है ये इन तमाम रिसोर्सेस में, खनिज संपदा में बहुत ही रिच है, ठीक है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ
कह सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज वर फाउंड हियर। इज दैट क्लियर? सो ये हमने सेंट्रल एशिया मीट और इसके सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ठीक है, के बारे में जाना। Is that clear? So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.